नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण शर्मा आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल PSC बाय डीसी सर। दोस्तों, अब हमारे पेपर में लगभग 80 से 90 दिन बचे हुए हैं और इन 80 से 90 दिनों में आपको रोजाना कम से कम 12 घंटे पढ़ना है। और दोस्तों, 12 घंटे कभी आपको पढ़ना है तो जो हमारी सीरीज चल रही है MPPSC के लिए, MPGK की, इसके लिए आपको 5 से 10 मिनट या 20 मिनट रोज़ाना निकालने हैं। आप YouTube पे 1.5 की स्पीड में देखिए या 2 की स्पीड में देखिए, पर इस सीरीज को ज़रूर फॉलो करना, क्योंकि दोस्तों आजकल ट्रेंड बदल चुका है और आप सभी को पता होगा कि मध्य प्रदेश के कल्चर से सर बहुत सारे प्रश्न आते हैं। साथ साथ मध्य प्रदेश की जो जनजाति है उनसे भी बहुत डीप में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस सीरीज में मैं आपको वो सभी कवर कराने वाला हूँ जो MPPSC ने अपने जितने भी एग्ज़ाम कराए हैं और उसमें जितने भी प्रश्न पूछे हैं, चाहे वह डीप में हो चाहे वह कितने भी लेवल के हों, उन सभी प्रश्नों को मैंने इस सीरीज में शामिल किया है। तो मेरी यही उम्मीद है आपसे कि इस सीरीज को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, क्योंकि पेपर में ज़्यादा समय नहीं बचा है और हमें कुछ अच्छा मिल पाए, उसी के लिए हम यह कार्य कर रहे हैं। दोस्तों, क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि MPPSC प्रीलिम्स की हमने क्या लॉन्च की है, टेट सीरीज लॉन्च की है। अब आधे बच्चों को लग रहा होगा सर 499 बहुत ज़्यादा प्राइस है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें आपको जो 14,000 की हमारी फ्री वाली जो है प्रैक्टिस सीरीज़, वह आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और उसके साथ साथ ये टोटल 35 टेस्ट है। अब 35 टेस्ट की आप हमारी मेहनत देख लीजिए, और आप जब एक बार टेस्ट को देखेंगे हमारी PSC बाय डीसी सर की टेलीग्राम चैनल पर डली हुई है, तो आप पाएंगे कि सर जो आपके टेस्ट बन रहे हैं वो बिल्कुल एग्ज़ाम जैसा आता है। वैसे प्रश्न हमें देखने को मिलते हैं और हमसे वैसे ही सिंपल से प्रश्न गलत होते हैं जैसा MPPSC पूछता है। तो दोस्तों, बहुत एनालिसिस के आधार पर आप सभी को पता है डीसी सर सिलेक्टेड भी है, तो उनका नॉलेज हम इस टेस्ट सीरीज में डाल रहे हैं। साथ साथ हमारी जो एनालिसिस वाली टीम है वहाँ भी बैठी हुई है और हम सब मिलकर आपके लिए बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। एक बार विश्वास कीजिए और इस सीरीज को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ से सीधे आपके एग्ज़ाम में प्रश्न देखने को मिलने वाले हैं। साथ साथ आपको डीप में पढ़ना हो, अच्छा पढ़ना हो, तो हमारा जो कोर्स चल रहा है हमारी PSC बाय डीसी सर की एप्लीकेशन पे, उसकी प्राइस मात्र 199 है। आपको कोई भी दिक्कत आती है प्राइस से रिलेटेड कुछ भी, तो आप हमारे इस नंबर पर क्या कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी सीरीज़। तो पहला प्रश्न है किस पठार की दो प्रवाह प्रणालियाँ, देखिए कितना उसने प्रश्न कितना अच्छा बनाया है। किस पठार की दो प्रवाह प्रणालियाँ हैं जिसमें से एक अरब सागर की ओर तथा दूसरी बंगाल की खाड़ी की ओर जाती है। तो सर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो हमारा मालवा का जो पठार है, क्या है, हमारा जो मालवा का पठार है कहाँ पर है, तो सर मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में मुख्य रूप से हमारा मालवा का पठार यहाँ पर पड़ता है। अब यहाँ से कुछ ऐसी नदियों का उद्गम होता है सर, जो नदी सीधे जाके किस में गिरती है, अरब सागर में गिरती है। जैसे कि सर माही नदी यहाँ से उद्गमित होती है, जो कि धार है, और धार किस में आता है हमारा, तो मालवा में आता है। और यहाँ जाके कहाँ समाप्त होती है, तो सर ये होती है हमारी अरब सागर की खाड़ी में। अब देखिए यहाँ पर यमुना नदी और यहाँ पर क्या है, गंगा नदी है। ठीक है, अब मालवा के पठार से चंबल नदी निकलती है और वह किस में जाके मिलती है, यमुना में जाके मिलती है। ये सभी आप सभी को पता होगा। फिर काली सिंध है, वो भी किस में जाके मिलती है, तो सर हमारी चंबल में जाके मिल जाती है। फिर यहाँ से मैंने आपको एक सिरोंज से कौन सी नदी बताई थी, सिंध नदी बताई है, वहाँ भी किस में जाके मिलती है, तो वहाँ भी चंबल में, सॉरी चंबल नहीं, किस में जाके, यमुना में जाके मिलती है। ये सभी देखा। तो हमें देखने को मिल रहा है सर कुछ ऐसी नदियाँ हैं जो बंगाल की खाड़ी में जाने वाली नदियों की सहायक नदियाँ हैं। जैसे हम भारत का नदी तंत्र पढ़ते हैं तो हमें दो पढ़ने को मिलते हैं, प्रायद्वीपीय नदी तंत्र, कभी आपने पढ़ा हो, और एक पढ़ा होगा हिमालय नदी तंत्र। फिर एक और क्या बंटवारा करते हैं कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ और दूसरा अरब सागर में मिलने वाली नदियाँ। ऐसे दो विभाजन भी होते हैं। तो देखिए बंगाल की खाड़ी में मिलने वाली मुख्य रूप से गंगा और यमुना है। ठीक है, मुख्य गंगा है, परंतु इसमें भी हमारे मध्य प्रदेश की अनेक नदियाँ जाके मिलती हैं। तो यहाँ से क्या होता है, कुछ ऐसी नदी प्रणालियों का उद्गम होता है जो कि बंगाल की खाड़ी के साथ साथ अरब सागर की शाखा की ओर जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सर, मालवा का पठार। ठीक है, अब लोगों को लग रहा होगा सर बुंदेलखंड भी तो है,
बुंदेलखंड से आपने ही बताया, तो बुंदेलखंड से नहीं बेटा, वो अनूपपुर से होती है। और वो अनूपपुर में कहाँ पर, मेकाल, और मेकाल किसका भाग है, तो सर वह सतपुड़ा पर्वत का भाग है, ना कि बघेलखंड का भाग है। इसलिए बघेलखंड का हम नहीं लगाएंगे। राइट आंसर क्या लगाएंगे, मालवा का पठार लगाएंगे। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, सूची 1 से सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों में दिए गए कूट का प्रयोग सही रूप से करिए। अब देखिए इन्होंने लंबाई कितनी बेकार दे रखी है, इन्होंने दे रखी है लगभग लंबाई। कितनी, लगभग लंबाई। अब व्यक्ति बोलेगा सर यह प्रश्न तो गलत है। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मध्य प्रदेश की 5 बड़ी नदियाँ और उनकी ट्रिक है नाच, एष्टी, बेताब होकर। क्या ट्रिक है, नाच, एष्टी, बेताब होकर। ना से बनती है हमारी नर्मदा, चा से बनती है हमारी चंबल, एस से बनती है सोन, और टी से बनती है ताप्ती, और बेताब से बनती है सर बेतवा। क्या था, नाच, एष्टी, बेताब होकर। ये हमारी ट्रिक थी। अब नर्मदा की कुल लंबाई देखते हैं तो 13-12 है सर, और मध्य प्रदेश में 1077 किलोमीटर है। ठीक है। फिर चंबल की बात करते हैं तो हमें चंबल की सर पूरी लंबाई देखने को मिलती है 965। सोन की बात करते हैं तो 780 किलोमीटर कुल लंबाई है। ताप्ती की 724 किलोमीटर है। और बेतवा की अधिकतर किताबों में 480 लिखी है और कहीं कहीं हमें 590 भी देखने को मिलती है, पर मैक्सिमम बुक में हमें 480 इसकी लंबाई देखने को मिलती है। अब देखो भैया हम तुक्का लगाएंगे कैसे। अब नर्मदा की बात आती है सर चौथे नंबर का, तो मेरे को तो 1310 एक ही नदी मिलती लगभग 1300 किलोमीटर की, वो है नर्मदा। तो डी का आंसर क्या हो जाएगा भैया, सेकंड हो जाएगा। कहाँ पर दिख रहा है, तो सर डी का सेकंड। तो इसका राइट आंसर इन तीन ही में दिख रहा है, डी का सेकंड नहीं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सर, तो इसका राइट आंसर सर डी वाला होगा। ठीक है। अब अदर नदी मिलाते हैं। चंबल भैया 1050 मान रहा है वो, ठीक है। फिर केन नदी को वहाँ मान रहा है 730, और ताप्ती नदी को मान रहा है 427। अब सर ये कैसे मान रहा है, तो इसने मध्य प्रदेश की लंबाई के हिसाब से इसे पूछा होगा, इसलिए इसको ऐसा हमें देखने को मिल रहा है। परंतु आपको ऐसे ही याद रखना है कि एक मिल रहा था तो मैंने चारों उसके हिसाब से ऑप्शन के हिसाब से लगा दिए। मैंने जो मेन नदियों की लंबाई थी वह यहाँ पर डिस्कस कर दिए, इनके हिसाब से पीएससी में पूछा जाता है। यह जियोलॉजिकल विभाग का पेपर था, ये उसके प्रश्न जो एमपीपीएससी ने आयोजित किए थे, तो याद रखना है आपको। अगला प्रश्न देखते हैं। जीटी थ्रेबार्था के अनुसार मध्य प्रदेश का अधिकतम क्षेत्र कौन से जलवायु प्रदेश के अंतर्गत शामिल है, तो भैया कहीं भी आ जाए तो आपको AW ही लगा के आना है, चाहे वह थार्न वेट के हिसाब से पूछ लें, ठीक है। उसमें भी AW मैंने आपको बताया था उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आते हैं, यहाँ पर सर्दी के दिनों में पानी नहीं आता है। फिर मध्य प्रदेश का उत्तरी क्षेत्र CWG में मैंने आपको बताया था, जिसमें सर सर्दियों में बारिश तो नहीं होती है, परंतु यह गंगा का मैदान के अंतर्गत आता है, ये थर्नथवेट ने बोली थी। तो मध्य प्रदेश का अधिकतम जलवायु क्षेत्र जीटी थ्रेबार्था के अनुसार उष्ण कटिबंधीय आर्द्र एवं शुष्क सवाना जलवायु के अंतर्गत आते हैं। देखो इसका वर्गीकरण भी हम देख ही लेते हैं जब आए हैं यहाँ पे। तो ये जो इसका दक्षिणी क्षेत्र है, ये पूरा कर्क रेखा के नीचे वाला थर्न जो था थ्रेबार्था के अनुसार वो बोलता है कि ये AW के अंतर्गत आता है, यानी उष्ण कटिबंधीय आर्द्र एवं शुष्क सवाना जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत, और ये CW के अंतर्गत आता है, CWG के अंतर्गत। ठीक है, तो ये इसको याद रखना है। इसका राइट आंसर है बी वाला। अगला प्रश्न देखते हैं। मध्य प्रदेश को दक्षिण पश्चिम मानसून से कितने प्रतिशत वर्षा प्राप्त होती है, तो दोस्तों मैंने पहले भी बताया था लगभग हमारे यहाँ 90% वर्षा किससे होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। कल एक बच्चे का प्रश्न आया था, सर दक्षिण पश्चिम मानसून क्या है, मेरे को ये बता दो। तो देखो बेटा, ये हमारा भारत है, ठीक है, एक एग्जाम्पल के तौर पे ले लेना। यहाँ ईस्ट पूर्व, यह है पश्चिम, यह है उत्तर, यह है दक्षिण। आप सभी को पता होगा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अब यहाँ पर क्या है, बंगाल की खाड़ी है, और यहाँ पर क्या है, अरब सागर है, ये आप सभी को पता होगा। अब देखो यहाँ से मानसून एंट्री करता है तो दक्षिण, और ये दिशा कौन सी, पश्चिम, तो नाम क्या हो गया, दक्षिण पश्चिम मानसून। ठीक है, यहाँ से आएगा तो क्या होगा, तो दक्षिण पूर्व मानसून होगा। तो दक्षिण पूर्व मानसून कहाँ से, बंगाल की खाड़ी, और दक्षिण पश्चिम मानसून कहाँ से, तो अरब सागर से। तो लगभग 80 से लेकर 90% जो वर्षा होती है वो हमारे यहाँ किससे होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा होती है। और आप सभी को पता होगा कि मध्य प्रदेश में वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून के साथ साथ, यानी अरब सागर की शाखा के साथ साथ
बंगाल की खाड़ी की शाखा से भी होती है, ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी। ठीक है, बघेलखंड के पठार में दोनों जो वर्षा हैं उनसे वर्षा होती है किसमें, बघेलखंड के पठार में। दक्षिण पश्चिम मानसून की जो जलधारा है उससे, साथ साथ बंगाल की खाड़ी की जो जलधारा है उससे भी हमें मुख्य रूप से देखने को मिलती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ये देखो भैया, नहीं वाले प्रश्न आजकल बहुत पूछने लगा है। तो मेघनेश्वर बालाघाट बिल्कुल सही है। अभ्रक भोपाल ये क्या आ गया है सर? कभी नहीं। तांबा मलाजखंड सर बिल्कुल सही है। माता आपने ट्रिक बताई थी जब आप क्लास पढ़ा रहे थे, यानी आपने क्या बताया था कि भैया मलाजखंड यहाँ पे भी आ जाए, यानी वहाँ किसकी खान है? तो वहाँ तांबे की खान है, यानी कॉपर की खान है। फिर बॉक्साइट तो हाँ सर मंडला में ही होती है। और आपने बताया था कि बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो एल्यूमिनियम का क्या है? अयस्क है। और 1908 में सबसे पहले इसका उत्खनन कहाँ पर किया गया था? तो कटनी में किया गया था। सर आपने एक सरगुजा की खान बताई थी जो किससे संबंधित थी? जो बॉक्साइट से संबंधित थी। और कहाँ पर प्राप्त होती है? तो वह शहडोल में प्राप्त होती है। इतनी सारी बातें सर आपने बताई थी। फिर मैग्नीज की एक बात बताई थी कि भरबेली की खान जो है वह कहाँ पर है? बालाघाट में। और वह किससे संबंधित है? तो मैग्नीज से संबंधित है। एशिया की सबसे बड़े खुले मुंह की खदान कौन सी? भरवेली की खदान है। ये मैंने बात आपको जब अपन ने पढ़ी थी क्लास उसमें बताया था। मैंने वहाँ पर आपको रैंक भी बताई थी कि तांबा, फिर बेटा हम आते हैं किसमें? मैग्नीज और हीरा, तीन ही में मध्य प्रदेश का जो कौन सा नंबर है? तो वहाँ है पहला। ठीक है, फिर चूना पत्थर में मैंने बताया था आपको कौन सा है? तो चूना पत्थर में सर दूसरा है। चूना पत्थर में नहीं, रॉक फॉस्फेट में हम कौन से हैं? दूसरे नंबर पे हैं, मैंने आपको यही बताई थी। चूना पत्थर में हम तीसरे पे हैं। हर तीसरा व्यक्ति हमें क्या लगाता है? चूना लगाता है। ठीक है, फिर चौथे नंबर पे मैंने आपको बताया था हम किस में हैं? कोयले में चौथे नंबर पे, ये भी मैंने बताया था। और छठवें नंबर पे हम किस में थे? तो सर बॉक्साइट के उत्पादन में हम छठवें नंबर पे थे। आपने याद कराया था, बा से बा याद कर लेना, यानी छठवें पे क्या था? बॉक्साइट था। तो याद रखना बॉक्साइट के उत्खनन में हम कौन से नंबर पे हैं? तो छठे नंबर पे, ये बात भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। चंदेरी साड़ी को जीआई टैग चंदेरी साड़ी को किस वर्ष भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग, जोग्राफिकल इंडिकेशन इसका पूर्ण रूप होता है, भौगोलिक संकेत हिंदी में बोलते हैं, जीआई टैग मिला था। ठीक है, तो यहाँ पर किसका पूछा है? चंदेरी की साड़ी। तो मैं आपको बता देता हूँ कि चंदेरी की साड़ी मध्य प्रदेश में सबसे पहले जीआई टैग प्राप्त करने वाला हमारा क्या था? उत्पाद था। चंदेरी मुख्य रूप से अशोकनगर की प्रसिद्ध एक साड़ी कला है। कौन से? अशोकनगर जिले में होती है। और चंदेरी का किला भी आपने सुन रखा होगा, कहाँ पर है? अशोकनगर में। यहीं पर क्या होती है? एक साड़ी की कला है जिसे चंदेरी की साड़ी कहा जाता है। और यह 2005 और 6 में किस में आई थी? जीआई टैग के अंतर्गत इसे दिया गया था। पूछा क्यों गया? इसलिए पूछा गया क्योंकि मध्य प्रदेश का पहला उत्पाद था। ठीक है, अब देखो फिर उसके बाद 2008 और 9 आता है। तो यहाँ पर भैया किस किस को दिया जाता है? इंदौर के चमड़े के खिलौनों के क्या दिया जाता है? जीआई टैग दिया जाता है। ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, इसी साल बाघ प्रिंट कहाँ की? धार, उसे भी क्या दिया गया था? जीआई टैग दिया गया था। मध्य प्रदेश से लगभग 20 से लेकर 21 उत्पादों को हाल ही में जीआई टैग दिया जा चुका है, जिसमें से मुरैना की गजक आप सभी को पता है। गोंड चित्रकारी जो कि मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में चलती है, उसे भी जीआई टैग दिया गया है। चिन्नौर चावल जो कि कहाँ का है? तो सर बालाघाट का, इसे भी दिया गया है। फिर एक और को दिया गया था गोविंदगढ़ के आम को, जो कि कहाँ के हैं? रीवा के हैं। फिर झाबुआ के कड़कनाथ मुर्गा आप सभी को पता ही होगा। ठीक है, सीहोर जिले के सरबती गेहूं को दिया गया जीआई टैग। तो ये प्रमुख क्या है? जीआई टैग। फिर रतलाम की आप सभी को पता है, रियावन लहसुन को जीआई टैग दिया गया था। तो ये कुछ प्रमुख जीआई टैग है जो 2023-24 में दिए गए हैं। तो इन सभी के बारे में भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। मध्य प्रदेश की प्रमुख शिल्पकला तथा उनके केंद्र से संबंधित कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? वापस क्या पूछा भैया? सुमेलित नहीं है। तो जरी प्रिंट भोपाल तो सर बिल्कुल सही है ये तो। चंदेरी की साड़ी सर अभी हाल आपने बताया कहाँ पर? चंदेरी अशोकनगर में, तो यह भी।
बाघ प्रिंट हमें पता है सर, बाघ कहाँ पर, तो सर डेंजर तो हमें लोग कहाँ पर मिलते हैं, तो धार में मिलते हैं, तो धार में क्या है, बाघ प्रिंट होती है। बत्तोबाई गुड़िया, तो बत्तोबाई गुड़िया बेटा झाबुआ की नहीं है, ये कहाँ की है, ग्वालियर जिले की है। बत्तोबाई गुड़िया का सेंटर कहाँ पर है, ग्वालियर में है। और झाबुआ की आदिवासी गुड़िया, क्या झाबुआ की आदिवासी गुड़िया कहाँ की है, तो वहाँ है झाबुआ की, जो मुख्य रूप से किसके द्वारा बनाई जाती है, तो भील जनजाति के द्वारा बनाई जाती है। बत्तोबाई गुड़िया बनाने वाली एक प्रमुख कलाकार थी जो कि ग्वालियर से थी, उनके नाम पे ही रखा गया था। तो इसका राइट आंसर क्या है, बत्तोबाई, क्योंकि नहीं ये पूछा था। जरी प्रिंट आपको याद रखना है, कपड़ों पे जरीदारी आपने लड़कियां पहनती होंगी, उन्हें पता होगा जरी प्रिंट क्या होता है, तो आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन बाघ प्रिंट के प्रसिद्ध कलाकार हैं। दोस्तों बाघ प्रिंट की बात करते हैं, सबसे पहले देखो याद करने के ट्रिक मैं बता देता हूँ। आपने बाघ की गुफाएं सुन रखी होंगी, उसे बाघ की गुफाएं भी बोलते हैं। कहाँ पर मिलती है ये, तो सर ये मिलती है धार में। इसको खोजा किसने था, तो डेंजर फील्ड द्वारा खोजा गया था 1818 में, बाघ की गुफाओं को। ठीक है, अब बाघ कैसा होता है, डेंजर होता है। ठीक है, तो डेंजर फील्ड ने खोजी थी, कहाँ पर, धार में, तो बाघ प्रिंट भी कहाँ पर हो जाएगी, धार में। तो इसमें क्या होता है, कपड़े लेते हो और कपड़े के ऊपर डाई के, मैंने आपको निशान बताए थे कि कुछ ऐसा अपन टेटू बनवाते हैं, ऐसे ही लकड़ी के उसके ऊपर वो बना लेते हैं छाप, और उस छाप के द्वारा क्या की जाती है, कपड़े पर डिज़ाइन डाली जाती है या चित्रकारी की जाती है, उसे क्या कहा जाता है, बाघ प्रिंट कहा जाता है। सर ये किसके द्वारा प्रारंभ की गई, तो यहाँ मुस्लिम खत्री परिवार इसमें मुख्य रूप से लगा हुआ है। मुस्लिम खत्री परिवार जो कि कहाँ से था, सिंध जिले से संबंधित था, पर धीरे धीरे सूफी संतों के प्रभाव में आने के कारण इन्होंने क्या अपना लिया था, मुस्लिम धर्म अपना लिया था, इसलिए इन्हें मुस्लिम खत्री बोला जाता है। 1962 में पहली बार बाघ प्रिंट इनके द्वारा की गई थी, ये बात याद रखना है। अब इसमें आपको जितने भी खत्री सरनेम आ जाएँ पेपर में कि निम्न में से कौन बाघ प्रिंट से संबंधित है, तो आपको लगा के आना है जो खत्री सरनेम का होगा वो तो ज़रूर भैया इसी से संबंधित होगा। जैसे मोहम्मद यूसुफ खत्री बहुत बड़े कलाकार रहे हैं बाघ प्रिंट के, इनका बात बिल्कुल याद रखा। इस्माइल खत्री, फिर उसके बाद अब्दुल्ला कादर खत्री, ये सभी किससे संबंधित हैं, तो ये बाघ प्रिंट से संबंधित हैं। या महिला का नाम पूछा है तो इनका नाम है रसीदा बी, जो कि बाघ प्रिंट से संबंधित है। इम्पोर्टेंट है, आ सकता है, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति हितग्राहियों को परियोजना का लाभ दिया जाता है, यानी कितने प्रतिशत का लाभ दिया जाता है, यहाँ वहाँ पूछना चाहता है। तो इसमें दिया जाता है भैया 30%। तो स्वरोजगार योजना क्या है सर, तो आप सभी को आजकल पता है कि रोजगार तो दे नहीं रहे हैं, तो आत्मनिर्भर ही उनका बनाना एक उद्देश्य बच गया कि आप सभी को क्या दे देते हैं, कर्जा देके आत्मनिर्भर बना देते हैं। आप अपना क्या लाइए, कुछ भी प्लान लेके आइए, पैसा हम देंगे। तो मध्य प्रदेश सरकार ने क्या करा भैया, 1 जनवरी 2014 के दिन मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना शुरू की। ठीक है, इसके तहत क्या होता है, इसके तहत लोगों को 50,000 से लेकर 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है। जिनकी उम्र कितनी होती है, 18 से लेकर 45 वर्ष तक होती है, उन्हें कितना, 50,000 से लेकर 10 लाख तक का लोन दिया जाता है। और इस पर सब्सिडी कितनी दी जाती है, 30% की क्या दी जाती है, सब्सिडी दी जाती है। तो इसमें वही पूछा था लाभ, तो कितने का, 30% का दिया जाता है। उम्र याद रखना है, कितना पैसा देते हैं, कब शुरू हुई है, ये सभी बात आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश के सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग द्वारा इस योजना को चलाया जा रहा है, इस बात को भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, मध्य प्रदेश के मोहम्मद एहसान छीपा किस शिल्प विद्या के विशेषज्ञ हैं। तो मोहम्मद एहसान छीपा की बात करते हैं तो भैया ये सर छीपा कला से संबंधित होंगे। ठीक है, ये तो हमें पता ही है। अब छीपा कला हमें मुख्य रूप से क्या, देखो बाँस शिल्प कला क्या छीपा हो सकती है। छीपा मैंने आपको पहले ही बताया था, कपड़े पर क्या करना, छपाई करना, उसे ही क्या कहा जाता है, छीपा कला कहा जाता है। अब देखो कहीं श्याम वगैरह नाम आता तो हम जान लेते कि यार गोंड हो सकते हैं, परंतु एहसान आया तो एहसान तो गोंड हो नहीं सकते हैं, तो कौन हो सकते हैं सर, वो हो सकते हैं बाटिक प्रिंट से संबंधित। धातु शिल्प होती नहीं है, मैंने आपको बताया। छीपा यानी कपड़ों पर छपाई करना, वो किससे थे, बाटिक प्रिंट से थे।
और बाटिक प्रिंट कहाँ की है? मेनली उज्जैन की। इसमें क्या होता है, जो अपने चादर वगैरह होते हैं, जो अपने घर में बिछाने ओढ़ने के रहते हैं, उनके ऊपर ये क्या करते हैं, डिज़ाइन बनाते हैं प्राकृतिक कलर के माध्यम से, उज्जैन ज़िले में। ठीक है, तो याद रखना बाटिक प्रिंट कहाँ की? तो उज्जैन की। और उज्जैन में भी क्या फेमस है? भैरवगढ़। तो भैरवगढ़ आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, शिल्पकार मुबारक खत्री मध्य प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? अभी थोड़ी देर पहले मैंने बात करी, मुबारक खत्री, यहाँ पर भी नाम आ जाए, वहाँ पर अपन को क्या लगाना है? बाघ। और बाघ प्रिंट कहाँ की है? धार की। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? धार हो जाएगा। दोस्तों, आपको क्लास बहुत अच्छी समझ में आ रही होगी, मैं पूरी उम्मीद करता हूँ। कभी बोर हो रहे हैं, स्पीड बढ़ा लीजिए, परंतु पूरा देख के ज़रूर जाइएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मध्य प्रदेश का कौन सा विभाग स्टार्टअप मध्य प्रदेश की नोडल एजेंसी है? तो भैया स्टार्टअप क्या होता है कि सर मेरे पास नया प्लान आया और मैं नए प्लान को एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ, यानी उस प्लान को मैं धरातल पे उतारना चाहता हूँ, उसे क्या बोलते हैं? स्टार्टअप बोलते हैं। अब मध्य प्रदेश सरकार ने क्या बोला कि हम स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए एक लेके आ रहे हैं स्टार्टअप योजना। वह किसके अंतर्गत कार्य करेगी? तो वह सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग विभाग के अंतर्गत कार्य करेगी। इन्होंने बोला सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम क्या होते हैं? जो छोटे उद्योग होते हैं, जैसे बीड़ी उद्योग हो गया, मतलब आप समझ लीजिए 5 से लेकर 10 करोड़ रुपए तक का कोई धंधा है, उसे एमएसएमई के अंतर्गत रखा जाता है। ये डेफिनेशन बदल चुकी है, लगभग ये 50 करोड़ तक अब इनकी डेफिनेशन के अंतर्गत आते हैं कि 50 करोड़ तक के उद्योग को किसके अंतर्गत लाया जाता है? सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग के अंतर्गत लाया जाता है। ठीक है, अब क्या हुआ, स्टार्टअप आपने लेके आए, इनको प्लान बताया, तो इन्होंने आपको स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप मध्य प्रदेश लेके आ गए। उसके लिए इन्होंने स्टार्टअप भैया कैसे खोले? उसके लिए स्टार्टअप पॉलिसी लेके आई मध्य प्रदेश सरकार। कब लेके आई? 2022 में लेके आई स्टार्टअप पॉलिसी। इसको भी आपको याद रखना है। फिर इन्होंने एक स्टार्टअप सेंटर खोला। कब खोला? 1 जून 2022 के दिन। कहाँ पर? तो भोपाल में खोला था इन्हें स्टार्टअप सेंटर। तो क्यों? क्योंकि स्टार्टअप को बढ़ावा देना है मध्य प्रदेश में, इसलिए इतनी सारी चीज़ें इन्होंने की है कि भैया स्टार्टअप पॉलिसी लेके आई 2022 में, स्टार्टअप सेंटर इन्होंने खोला 1 जून 2022 को भोपाल में। और किस विभाग के अंतर्गत आता है? तो एमएसएमई सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के अंतर्गत आता है। इसके जो वर्तमान मंत्री हैं उनका नाम है चेतन कश्यप, जो कि कहाँ से? रतलाम जिले से हैं। इस बात को भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस जिले में पीतल के तारों से रथों व घोड़ों का निर्माण किया जाता है? पीतल आ रहा है तो यानी मेटल की बात कर रहे हैं, तो मेटल के खिलौने हमारे यहाँ कहाँ पर बनाए जाते हैं? टीकमगढ़ और दतिया के पीतल के खिलौनों को जीआई टैग दिया गया था, आपको याद रखना है। ठीक है, तो मेटल कहाँ पर होता है? तो पीतल टीकमगढ़ में इसका उत्पाद किया जाता है। अब रीवा, तो रीवा में आप सभी को पता है सुपाड़ी कला बहुत प्रसिद्ध है। रीवा में क्या है? सुपाड़ी कला है, यानी सुपाड़ी के ऊपर बहुत सारी डिज़ाइन बनाई जाती है। फिर भोपाल आप सभी को पता है, अभी हमने बोली जड़ी कला। और रतलाम के तो भैया रतलामी सेव हैं, ये बात भी आपको पता होगी। अगला प्रश्न देखते हैं, महेशवर किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो भैया आप आसानी से बता दोगे, सर फालतू बात मत करो। किस नदी के किनारे? नर्मदा नदी किनारे। नर्मदा नदी किनारे अन्य शहर की बात करते हैं तो सर जबलपुर मिलता है मेरे को, अनूपपुर मिलता है, फिर नेमावर मिलता है मेरे को, फिर ओमकारेश्वर मिलता है मेरे को। तो ये प्रमुख शहर हैं जो किसके किनारे बसे हुए हैं? नर्मदा नदी के किनारे बसे हुए। नर्मदापुरम जिला हो गया, तो याद रखना है। नेमावर को क्या बोलते हैं? नर्मदा माँ की नाभि बोलते हैं, या मध्य बिंदु बोला जाता है किसको? नेमावर। और याद रखना नेमावर किस में आता है? देवास जिले में आता है। ठीक है, काली सिंध नदी के किनारे क्या बसा हुआ है? सर आपने सोनकच्छ बताया था, और यहाँ पर आपने पुष्पगिरी नामक एक जगह बताई थी, जैन तीर्थ स्थल। ठीक है, चंबल नदी के किनारे सर तो धार जिला बसा हुआ है। ठीक है, याद रख लेना। फिर ताप्ती नदी के किनारे सर बुरहानपुर जिला बसा हुआ है। ये सभी बात मैंने बताई थी। और एक और सूरत, जो कि कहाँ का? गुजरात का सूरत शहर भी किस नदी के किनारे? ताप्ती नदी किनारे है। तो पूछ लेते हैं, आजकल सरल प्रश्न है परंतु हम घबरा के गलत लगा देते हैं, इसलिए ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध कलाकार पेमा फाल्या किस कला से संबंधित है? तो भैया यहाँ है पिठोरा चित्रकला से। इसको यहाँ पर पिठोरा लिखा हुआ है, वह है पिथौरा होती है, जो कि गुजरात की राठवा जनजाति। कौन सी? राठवा जनजाति, जो कि क्या है? भील की एक उपजाति है।
इस जनजाति द्वारा सर्वाधिक क्या किया जाता है, पिथौरा चित्रकला की जाती है। परंतु भील जनजाति भी इसकी कला करती है, आपको याद रखना है। तो आपको याद रखना है कि पिथौरा में क्या होता है, पिथौरा में यह अपने एक बाबा या पूर्वज या जो इनके भगवान होते हैं पिथौरा बाबा, उनके सम्मान में इस डिज़ाइन को बनाती है या इस कला को बनाती है। इसमें घोड़ों की चित्रकारी मुख्य रूप से की जाती है। किसकी? घोड़ों की चित्रकारी मुख्य रूप से की जाती है। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। फिर देखिए, जो यहाँ चित्रकारी करता है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे लखाड़ा कहा जाता है, याद रखना। जो चित्रकारी करेगा उसे क्या कहा जाएगा, लखाड़ा कहा जाता है। और चित्रकारी का जो सहेज के रखेगा यानी इकट्ठा करके रखेगा, उस इकट्ठा करके रखने वाले को क्या बोलते हैं, झोकरा कहते हैं। क्या बोलते हैं, झोकरा बोलते हैं। तो आप सभी को याद रखना है, कितनी सारी बातें मैंने बता दी आपको। ठीक है, पिथौरा कौन है, तो पिथौरा भैया भील जनजाति के एक भगवान हैं, इतना आप याद रख लीजिए। फिर आगे हम बात करते हैं, नंदना मुद्रण कार्य किन जनजातियों में प्रसिद्ध है। तो नंदना मुद्रण यानी यह भी एक क्या है, छिपा कला है। कैसी है, छिपा कला है मध्य प्रदेश की, जो कि रतलाम के उम्मेदपुरा या तारापुर से निकली है। इसमें क्या होती है, कपड़े के ऊपर छपाई की जाती है, यानी एक प्रकार की यह भी छिपा कला है। और इसमें कौन लगी हुई है, तो यह रतलाम है। रतलाम में कौन रहेंगे, तो भील जनजाति रहेगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भील जनजाति इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, गोंड चित्रकार जनगढ़, देखिए मेन नाम इनका यह है जनगढ़ सिंह श्याम, गोंड समुदाय के किस उप समूह से संबंधित हैं। देखिए जनगढ़ सिंह श्याम की बात करते हैं तो गोंड चित्रकार रहे और कहाँ के, डिंडोरी। पहले मंडला जिले में इनका जन्म हुआ था, परंतु बाद में डिंडोरी अलग हुआ, तो वर्तमान इनका जन्म कहाँ हुआ है, डिंडोरी में हुआ है। ये बात आपको याद रखना है। इनके द्वारा पेंटिंग बनाई गई गोंड पेंटिंग, और वो चित्रकारी हमें इंदिरा गांधी विधानसभा भवन पे देखने को मिलती है। कहाँ पर, इंदिरा गांधी विधानसभा भवन पर भी देखने को मिलती है। ये बहुत फेमस चित्रकार हुए। अब यहाँ पर भी श्याम आ जाए, यहाँ पर भी आपको कभी श्याम आ जाता तो आपको याद रखना है कि वहाँ कौन है, गोंड कलाकार हैं। ये बात आपको याद रखना है। तो ये आते थे भैया प्रधान गोंड से, तो इस बात को याद रखना है। अगला प्रश्न है, महेश्वर साड़ियों को निम्न में से किस रानी के शासनकाल के दौरान प्रसिद्ध मिली थी। तो आप सभी को पता है, रानी अहिल्याबाई होलकर के दौरान इनको क्या मिली थी, प्रसिद्धि मिली थी। अगला प्रश्न है, महेश्वर में हस्तकरघा बुनाई के केंद्र के रूप में कब से जाना जाता है। तो 5वीं सदी से जाना जाता है इसे, गुप्त काल के दौरान से इसे जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, कुटीर एवं ग्राम उद्योग विभाग के सार्वजनिक उद्यम निम्न में से कौन से हैं। कुटीर उद्योग और ग्राम उद्योग के उन्होंने पूछे, तो मध्य प्रदेश खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड भोपाल बिल्कुल सही है। मध्य प्रदेश औद्योगिक केंद्र विकास निगम, ये भी इसके अंतर्गत आता है, बिल्कुल सही है। संत रविदास मध्य प्रदेश हस्तशिल्प तथा हस्तकरघा विकास निगम, तो ये भी किसके अंतर्गत आता है, कुटीर एवं ग्राम उद्योग के अंतर्गत आता है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है भैया, इसका राइट आंसर होगा 77 वाले का, एक बार देख लो। एक और होता है इसके अंतर्गत, मेरे हिसाब से औद्योगिक विकास केंद्र कैसे आ रहा है इसके अंदर। सर औद्योगिक विकास केंद्र नहीं आएगा इसके अंतर्गत। क्यों नहीं आएगा कि सर वो तो उद्योग से संबंधित है, इसलिए नहीं आएगा। इसमें क्या आने वाला है, माटी कला बोर्ड आने वाला है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 135, जिसमें मध्य प्रदेश खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड आता है, माटी कला बोर्ड आता है, संत रविदास हस्तशिल्प कला हस्तकरघा विकास निगम। ये कब बना था, 1982 में बना था। 2013 में इसका नाम बदलकर संत रविदास के नाम पर रख दिया गया है। इसमें क्या होता है, जितनी भी हस्तकलाएँ हैं, हस्तशिल्प कलाएँ हैं, उनको बढ़ावा दिया जाता है इस बोर्ड के माध्यम से, आपको याद रखना है। फिर अगला प्रश्न है, रेशम संचालन का तकनीकी कार्यालय कहाँ पर स्थित है। अभी अपन ने पढ़ा था थोड़े दिन पहले जब हम वन उत्पाद पढ़ रहे थे, तो मैंने बताया था रेशम संचालनालय कहाँ पर है, नर्मदापुरम के पचमढ़ी में स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो आज का हमारा प्रश्न यहीं पे समाप्त होते हैं। अब मैं आपको प्रश्न दे रहा हूँ आज के क्वेश्चन ऑफ द डे। तो यहाँ पर आपको पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड, मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी कौन सी है। कौन सी, विंध्याचल पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी कौन सा है, इसका आपको आंसर देना है। और दूसरा है, सांची को यूनेस्को में कब शामिल किया गया था,
इन दोनों का आंसर आपको क्या देना है, कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों इस सीरीज को ऐसे ही प्यार बनाए रखें अपना, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते रहेंगे इसी तरह से, सभी को तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।